विदर्भ का पिछड़ापन ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहा और इसलिए पिछले अनेक सालों से विधानमंडलों में अपने विधायक सांसद सब मिलकर विदर्भ का विकास होना चाहिए, विदर्भ आगे होना चाहिए, यही बात कहते हैं। कुछ प्रमाण पर आपके तरफ से भी हमारा विकास कैसा हो, इसके ऊपर अनेक अखबारों के द्वारा उन मुद्दों को उठाया जाता है और उसके कारण फिर लोक प्रतिनिधि के ध्यान में वो विषय आते हैं और उसका फॉलो होकर वो काम पूरा होता है। एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश में टोटल जो देश का विकास हुआ है में 8 से 12% कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का है और 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 56% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। जो एमएसएमई है हमारे देश की, इनका टोटल ग्रोथ में 30% उनका कंट्रीब्यूशन है और देश का एक्सपोर्ट है वो 40% है जो एमएसएमई करती है और अब तक एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। और आपको पता होगा कि जब मैं एमएसएमई का मंत्री था तो हमने एमएसएमई की व्याख्या बदल दी और जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो, मीडियम, स्मॉल ये व्याख्या इतनी विस्तृत की है कि स्वाभाविक रूप से उसका एडवांटेज का भी काफी विस्तार हुआ है। तो ये जो उद्यमशीलता है जिसके आधार पर उद्योग आए, ट्रेड बिजनेस बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें आगे के 10 साल का सोचकर योजनाएं बनानी पड़ेगी और वो अगर योजनाएं उसके अनुरूप बनाकर अगर हम बनाएंगे तो हमारे यहाँ उद्योग आएंगे और जिसके कारण हमारे यहाँ रोजगार निर्माण होगा और विदर्भ का विकास होगा। विदर्भ की स्ट्रेंथ ये कि 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है और 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। अब देखो हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास आयरन ओर है। आज गढ़चिरौली जिले में हमारे सांसद यहाँ उपस्थित है। आयरन ओर बड़े प्रमाण पर उपलब्ध हुआ है और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टील इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी ओर हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया है, पर हमारे देश में टोटल रिक्वायरमेंट 55 लाख टन मैग्नीज की है और जबकि हमारे देश में केवल 25 लाख टन मैग्नीज तैयार होता है और करीब 30 से 35 लाख टन मैग्नीज हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है। ये भंडारा, गोंदिया, बालाघाट इस क्षेत्र में मैग्नीज उपलब्ध है पर मैग्नीज में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में भी यही स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से अभी हमारे यहाँ एल्यूमिनियम पर रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था नागपुर में है। तो स्वाभाविक रूप से हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर उद्योगों की स्थापना यहाँ हो। अब ये करेंगे उसी समय संभव होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें हमने काफ़ी प्रगति की है। पानी उपलब्ध है, पावर उपलब्ध है, कम्युनिकेशन के बारे में हर जगह पर अब टावर्स चले गए हैं और अब बिजली की भी उपलब्धता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमने ये भी देखा कि यहाँ से जो इंडस्ट्री है उनका और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट डायरेक्ट नागपुर से हो। इसलिए वर्धा में हमने ड्राईपोर्ट खोला है सिंधी में कि जहाँ से डायरेक्ट हमारा वर्ल्ड के कहीं भी हमारा माल चला जाए। और जैसे नागपुर में करीब 250-300 आरा मशीन है तो लकड़ी सब अफ्रीकन कंट्रीज से आती है। तो हमारे यहाँ अगर जो आवश्यक माल होता है वो आना और यहाँ वैल्यूएशन करना, तो इसके बीच में हम योजना कर रहे हैं कि भाई हम लोग
लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करें। जैसे उदाहरण के लिए लकड़गंज में आरा मशीन है और इम्पोर्टेड लकड़ी पर चल रही है, तो वर्धा में सिंधी में ही अगर आरा मशीन हो जाएगी तो वहीं के भी वैल्यू एडिशन होगा, तो सिंधी से फैक्ट्री लाना और ले जाना तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8 से 10% है। अब मैं बीच में हमारे डिफेंस फैक्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज किया, कॉर्पोरेटाइज किया, तो मैंने यहाँ के अभी मेरे साथ जो आए थे एक इंजीनियर थे, उनको कहा कि सीएनजी का सिलेंडर हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता। सीएनजी और एलएनजी हमारा भविष्य है। तो मैंने यहाँ एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट के सहयोग से और तैयार करके उसको प्रोत्साहित किया और सीएनजी का सिलेंडर बनाने के लिए कहा। अभी सीएनजी के सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग डिफेंस में अब एक्सप्लोजिव का अप्रूवल के लिए हमने सिलेंडर बना लिया है। तो डिफेंस फैक्ट्री में खूब कैपेसिटी है, बड़ी बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हैं, पर उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, और इसलिए इस बात में इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो अब यही सिलेंडर करोड़ों में लाखों में लगे। हुंडई और सुजुकी की गाड़ियां वेटिंग लिस्ट पर है 6-6 महीने सीएनजी की, क्योंकि सिलेंडर की कमी है। तो हमारे डिफेंस फैक्ट्री की मशीनरी का उपयोग होकर सिलेंडर बनेंगे तो डिफेंस फैक्ट्री को भी काम मिलेगा, सिलेंडर का भी इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ रोजगार निर्माण होगा और सिलेंडर की कीमत भी कम होगी। तो इस प्रकार की सभी बातें जो है, इसमें केवल इंडस्ट्रियल बात नहीं है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की भी बात है। अभी आपको देखो, कपास को इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है, तो कपास, सूत और कपड़ा, बहुत बार बताता हूँ, ये हिंगन घाट में जाम में जो मोता जी की फैक्ट्री है, क्या नाम है उसका, मिटेक्स में, हिमाटेक्स, अब इनके 500-600 कंटेनर कपड़ा बांग्लादेश को जाता है, और वो कपड़ा जाने के पहले वो कपास वहां से खरीदते हिंगन घाट। तो कपास, कपास से सूत, सूत से कपड़ा, और कपड़ा जाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश वर्ल्ड का, यानी बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कहीं उसको अन्यथा मत लो, बांग्लादेश वर्ल्ड का नंबर 1 का एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट का, कॉटन गारमेंट। और बांग्लादेश को जो कॉटन और सूत जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कहां से जा रहा है, विदर्भ से जा रहा है। तो मुझे कभी कभी अमरावती में, मैं जब देवेंद्र जी और बावनकुळे जी ऊर्जा मंत्री थे, शुरुआत के दूसरे तीसरे साल में अमरावती गया था, तो वहाँ सब कॉमन एटीपी नहीं था, पावर की प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं पीछे पड़ा, बावनकुळे भी पड़े, और फिर वो वहाँ सब कुछ आ गया। अब वहाँ करीब करीब 17 टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अमरावती में, और वो एक्सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने करीब 15,000 लड़कों को रोजगार दिया है। रेमंड से लेकर बड़े बड़े ब्रांड वहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि विदर्भ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के बजाय फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते। अभी बांग्लादेश से मुझे एक उद्योगपति मिले, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ गोडाउन डालना है और यहाँ से वो माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम विदर्भ में, हमारे पास कपास है, सूत है, फिर रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप कर पाते। तो यही, इस जैसे मैंने कपास की कहा, वही बात फ्रूट्स में, संतरे में होती है, इस संतरे में हम वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर पाते। ऐसी हमारी विदर्भ की काफी क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं में क्या है कि एक दूसरे में तालमेल नहीं है। यानी जो इंडस्ट्री डालना चाहता है उसको रॉ मटेरियल बराबर नहीं मिल रहा, रॉ मटेरियल बेचना चाहता है उसको इंडस्ट्री नहीं मिल रही, और दोनों को मिलकर अच्छा फिनिश प्रोडक्ट भेजना है वो तैयार नहीं कर पा रहा। जो तैयार कर पा रहा है उसको एक्सपोर्ट में अड़चन है, उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम है। एक एक कंटेनर डालना तो मुंबई में परमिशन लाओ, मुंबई से दिल्ली में चक्कर काटो, तो ये इस प्रकार से उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, सिस्टम को सिंक्रोनाइज करके, सभी स्टेक होल्डर को साथ लाकर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट,
और अभी मेरी भी एक अड़चन होती है, मैं सांसद हूँ नागपुर का। अब मैं नेचुरली नागपुर में प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे बड़ी नाराजी, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, और वो लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या केवल नागपुर के हैं क्या? तो मैं उनको समझा नहीं पाता कि क्योंकि ये तो सही है कि मैं सांसद तो यही हूँ, मेरी मर्यादा नागपुर लोकसभा की खत्म होती है। तो मैंने तय किया कि इस बार हम लोग एक काम करें कि ये जो विदर्भ का प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, रोजगार का निर्माण, तो हम लोग इस बार विदर्भ के एमएलए एमपीज को भी इन्वॉल्व करें। और भले मैंने ये नागपुर में जैसे खासदार क्रीड़ा महोत्सव हुआ, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, अब मेरे अधिकार में यही ठीक है कि विदर्भ का मुझे अधिकार नहीं है। तो हमने ये पार्लेवार जी को कहा कि हम नागपुर का बनाएंगे, पर खासदार केवल एक नहीं होगा, तो विदर्भ के सब खासदारों को इनको जोड़ेंगे और उनको ये कहेंगे कि जैसे गढ़चिरौली के यहाँ है, गढ़चिरौली में क्या हो सकता, गढ़चिरौली के कुछ प्रॉब्लम्स की चर्चा हो। अभी नागपुर से वर्षा लाइन का ब्रॉडगेज हो रहा है, तो नेचुरली ब्रॉडगेज होने के बाद हमारा जो कोयला है, हमारी पावर कॉस्ट 25 से 30 पैसे कोराड़ी खपरखेड़ा की कम हो जाएगी, क्योंकि माइन से डायरेक्ट कोयला जो है वो पावर प्लांट में जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है जिसमें ये उद्योग क्षेत्र में हमें समन्वय खड़ा करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका पहला उद्देश्य है औद्योगिक विकास, ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री में। इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ के जो इंडस्ट्रिस्ट है उनके VIA, वेद, इन सबको बुलाएंगे, उनका सहयोग लेंगे। फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनके वेंडर्स को डेवलप करना, ताकि हमारे छोटे लोगों को काम मिले। तो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी जायंट्स को हमने कॉन्टैक्ट किया, वो भी आने वाले हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी एंसेलरी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते क्या। फार्मास्यूटिकल के लिए हमने कोशिश की, केमिकल के लिए की। तो एक प्रकार से विदर्भ में जो कुछ विकसित हुआ, जो अभी आपको एक बहुत अच्छी बात कल मैंने भाषण में बताई थी, पार्लेवार जी उसमें साक्षी है। यहाँ एक ऑरेंज सिटी क्लस्टर है और उसमें 1200-1300 महिला पुरुष काम करते हैं। पलवाड़ी में है, MSME का है। ये पीटर इंग्लैंड करके जो ब्रांड है उसके शर्ट यहाँ बनते हैं, रिलायंस का ब्रांड के शर्ट यहाँ बनते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के शर्ट बनाते हैं। तो जब ये कोविड आया तो एक दिन महात्मा मेरे पास आए और कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो हमारी कौन सी PPE किट ही नहीं है हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास नहीं, नर्स के पास नहीं, सेवकों के पास नहीं। तो पार्लेवार जी को मैंने बुलाया कि भैया PPE किट हम नहीं बना सकते क्या? तो उन्होंने कहा बना सकते हैं। तो फिर क्या करें, तो ऑरेंज सिटी क्लस्टर वालों को मेरे घर लेकर, डॉक्टर महात्मा, वो और मैं तीनों बैठे। उन्होंने कहा हमने अभी तक किया नहीं, पर आप बोलते तो हम ट्राई करेंगे। फिर पार्लेवार जी और हमने ढूंढा, वो कपड़ा लाया और उसने करीब 15,000 मुझे लगता PPE किट, हाँ 25,000 PPE किट हमने यहाँ बनाई अच्छी। और उसके लिए कपड़ा चाहिए था, तो नुवाल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कल सत्कार में, उनको अच्छा नहीं लगता उनका नाम कहीं बताना, तो मैंने महानगर पालिका में 2 करोड़ उन्होंने डोनेट किए और PPE किट हमने 25,000 बनाई। और आपको ताज्जुब होगा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बुल्डाना, अकोला, पूरे विदर्भ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, एम्स को, ये उस समय की बात याद करना जब PPE किट नहीं थी। एक ही किट 10-10 दिन पहन के डॉक्टर काम करते थे, वो समय था। तो हमारे MSME के ऑरेंज सिटी क्लस्टर यूनिट ने PPE किट बनाई और अब वो PPE किट वो बाहर भेजने लगे, उनका प्रोडक्ट डेवलप हुआ। तो इसी से अपॉर्चुनिटी मिल गई। PPE किट फिर देश में, फिर PPE किट को स्टेरलाइज करना था। तो आपको ताज्जुब होगा कि स्टेरलाइज करने का यूनिट नागपुर में नहीं था, तो अमरावती में ये गिरधारी का रिश्तेदार है, उसका यूनिट है, वहां स्टेरलाइज करने के लिए PPE किट अमरावती भेजी और वहां से स्टेरलाइज करके आई। और उसके पहले हवाई जहाज से चाइना से हमने PPE किट लाई। अब PPE किट में कौन सा इंजीनियरिंग है, क्या है, पर देश में अभाव था। तो मेरा कहने का मतलब ये मास्क उस समय तैयार हुए,
अमरावती के वो यूनिट में काफ़ी तैयार हुए हैं। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा डेवलप होता है, तो उसके लिए एक्सपोजर चाहिए और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो अभी बहुत से चीज़ों पर हम लोग कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं। मेरा ध्यान ज़्यादा एग्रीकल्चर पर है, कपास, ऑरेंजेस, जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो, उसमें वैल्यू एडिशन हो। फिर इंडस्ट्री में भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आपको पता है, हमने एलएनजी का ये लाया, पंप चालू किया। तो अभी मुझे बताया कि 200 एलएनजी ट्रक का ऑर्डर दिया लोगों ने, और नागपुर ये देश का पहला होगा कि अब यहाँ एलएनजी ट्रक आ रहे हैं, एलएनजी बसेस आ रही, तो सीएनजी का ट्रैक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक की बसेस आई। और अभी मैं ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी में 16 मार्च को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और वो गाड़ी जो है वो टोयोटा की जापान में बनी हुई है, और पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके फिर उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके वो गाड़ी में इंडियन ऑयल वाले जो है फरीदाबाद में वो तैयार कर रहे हैं और वो भरेंगे। तो पहली बार पानी से हाइड्रोजन निकाल कर गाड़ी चलेगी, वो लोग देखेंगे। आजकल मुझे लोग बोलते हैं, मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि तुम कुछ बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हुआ क्या, ये संभव है क्या, कि आप ऐसे ही बोल रहे हो? यानी वो भी घर पे विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। तो फिर मैंने तय किया कि गाड़ी लाओ, फिर वो ऑक्सीजन तैयार करो और घुमाओ और लोगों को बताओ कि ये हो सकता है, ताकि 10 लोग करें। तो अभी मेरा ड्रीम है कि विदर्भ ये ग्रीन हाइड्रोजन का ये सबसे बड़ा नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग ये होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अभी ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है, कार्बन ग्रे हाइड्रोजन है, पर जो कचरे से और गंदे पानी से, तो महानगर पालिका को मैंने प्रपोजल दिया है कि आप यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण करने का प्रोजेक्ट डालो। इलेक्ट्रोलाइजर हमारे लड़कों ने बेंगलोर में बना लिए, और जनरेटर जो बनाना है उसको प्रेशराइज करने के लिए इथेनॉल पे चले। तो धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा खूब डेवलप होता है बिजनेस, रोजगार निर्माण होता है और ग्रोथ आती है। तो ये जो काम अभी पार्लेवार जी विशेष रूप से कर रहे हैं, शेगावकर जी है, अब वीआई, वेद, सभी इंडस्ट्रियल, आपके पत्रकारों का सहयोग चाहिए। हमारे सभी सब्जेक्ट आज नहीं कवर हो सकते, पर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री में प्लास्टिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सब प्रकार की है। फिर सर्विस सेक्टर में यहाँ टूरिज्म है और अपना टाइगर कैपिटल है। अभी वहाँ मैंने मंजूर करवा लिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगी, तो आवाज़ भी नहीं आएगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो रिसोर्ट बढ़ेंगे तो रोजगार निर्माण होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अभी कल मैं यहाँ अपना अंबोरा डेवलप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, तेलंगखेड़ी में फाउंटेन डाउन। इसके पीछे से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, रोजगार मिले और विदर्भ ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। भारत में एक अच्छा, हमारा बैकवर्ड एरिया नहीं कहा जाए तो फॉरवर्ड एरिया कहा जाए, और यहाँ रोजगार की निर्मित हो। इसीलिए लोक प्रतिनिधि के सहयोग से, इंडस्ट्रीज और ट्रेड बिजनेस एसोसिएशन के सहयोग से, आप सब पत्रकार भाइयों के सहयोग से, देश भर के सभी स्टेक होल्डर को यहाँ बुलाकर हमने ये एक प्रकार का औद्योगिक महोत्सव, खासदार ये अभी वो सांस्कृतिक हुआ, ये हुआ, पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें विदर्भ के सब खासदार ले लेंगे, उनको भी फोटो चिपका देंगे सब जगह पर, और वर्धा भी डेवलप हो, यवतमाल भी हो, अमरावती भी हो, अकोला हो और बुल्ढाना हो, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लोग हो, उसके सेमिनार्स हो, केवल नागपुर शहर और नागपुर जिले का नहीं, तो पूरे विदर्भ के विकास के बारे में एक मंथन चर्चा हो, और जहाँ जहाँ लोग जाना चाहेंगे वो जाए। उस दृष्टि से इसका आयोजन किया है, और ये एक बार अगर यशस्वी हुआ तो समझ लीजिए विदर्भ का सभी दृष्टि से विकास होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, और रोजगार निर्माण होंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो घर बनेंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, फिर गाड़ियाँ आएगी तो ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, ऐसी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हमारे विकास के लिए एक प्रमुख ऐसा ये खासदार औद्योगिक महोत्सव है, और इसलिए इसके डिटेल अब होंगे, काफ़ी डिटेलिंग
पार्लेवार जी के मार्गदर्शन में हमारे एमएसएमई और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट के उद्योग विभाग का भी सहकार्य है। नारायण राणे जी हमारे एमएसएमई के मंत्री है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। सुभाष देसाई, उनका भी मार्गदर्शन हम इसमें लेंगे। महाराष्ट्र सरकार का भी हमको सहयोग चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे जिले के पालक मंत्री है, यहाँ के हमारे विदर्भ के जितने मंत्री हैं उनको भी सब इसमें बुलाएंगे। उनके डिपार्टमेंट के इसमें यहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, तो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फिर यहाँ इसमें जेएनपीटी है, तो ड्राई पोर्ट जो है सैटेलाइट पोर्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने वाला है, जहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा, उसकी चर्चा है। उसके अलग अलग सब्जेक्ट निकाले गए हैं और उन सब्जेक्ट पर सेमिनार्स होंगे, चर्चाएं होंगी, अधिकारी आएंगे और पॉलिसी में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ सुधार होगा और एक औद्योगिक विकास का माहौल हमारे यहाँ पैदा हो और हमारे नौजवान एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको प्रोत्साहन मिले और यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ का विकास हो। इसी भाव से ये कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से थोड़ा डिटेल नोट आपको और दी है, पर बेसिकली यही मूलभूत बात है और आप सब लोगों का भी विशेष रूप से सहकार्य चाहिए, क्योंकि विदर्भ की कोने से अभी आजकल इसको पेटेंट मिला। अभी कल मैंने सत्कार किया महानगर पालिका में, तो हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, इंडस्ट्रियल पेटेंट लोगों ने लिए हुए हैं, तो उनको सबको ये अलग अलग एग्जीबिशन में हमारे जो उद्योग है उनके प्रदर्शन होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनको एक्सपोजर मिलेगा। अभी दुबई में प्रदर्शन हो रहा, तो यहाँ से लोग जा रहे, जाना भी चाहिए, पर हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ भी लोग रिस्पॉन्स दे के अगर करेंगे तो और भी उसका फायदा होगा। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे है सब, उनको भी पार्लेवार जी को मैंने कहा है कि अभी रामदेव बाबा में हम लोग बहुत बड़ा एक टाटा के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले थे। मैं एमएससी मंत्री था, मैं काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें एक काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर वो खोलने की इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत खोला है। तो यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इनको भी हम टेक्निकली इसमें इन्वॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से जो आईएम जैसे तैयार हुआ है अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हमारा, तो आईएम के हिसाब से भी हम लोग मैनेजमेंट के जो हमारे कोर्सेज से वो है। इधर बोइंग है, हमारे यहाँ फॉल्कन है, अभी डोसाल्ट है, राफेल हमारे यहाँ बन रहा है। 2022 एंड तक हमारे यहाँ ये फॉल्कन पूरा बनाने का उन्होंने मुझे बताया। अभी एमआरओ 2 शुरू हो गए, एयर इंडिया का भी है, दूसरा भी है। तो एक के पीछे एक जो कुछ डेवलप हो रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यही प्रयास है। तो इन सब क्षेत्र में और डिटेल में जाकर हमारी वीआई, वेद, मैनेजमेंट एसोसिएशन, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबको एक लेकर हम उनको कहेंगे कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट को आप संभालिए, कुछ आप संभालिए। जैसे अभी किराना एसोसिएशन है, होलसेल किराना ऑयल, इनको 38 एकड़ जगह दी कलमना के पास, और नेदरलैंड के आर्किटेक्ट से डिजाइन करके मैं ध्यान देकर पूरा इतवारी का होलसेल किराना और ऑयल मार्केट में आ जाए। उनको बोलेंगे आपके फोटोग्राफ्स लगाओ कि आपके मार्केट कैसे डेवलप हो रहे, ताकि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। तो छोटे इन विजन के साथ अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट होकर इस पूरे फील्ड में इसको एक चार्ज करना आपके द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा, और एक इस जो गति है, विकास की ट्रेन है, उसको और स्पीड से आगे ले जाना, ये उसका उद्देश्य है। आप सब लोग इसमें सहयोग करिए, कुछ सुझाव भी दीजिए। और हमने तो कवर करने की कोशिश की है, पर बड़ा वास्ट है फील्ड, पर हम विदर्भ सेंट्रिक है। विदर्भ का विकास होगा तो महाराष्ट्र का विकास होगा, उसका हमारा कोई विरोध नहीं। महाराष्ट्र का विकास होगा तो देश का होगा। अब हमारी ताकत एक समय पूरे देश का करने की नहीं है, तो हम लोग अभी जिले तक ही थे, पर जब लोगों की भावना देखते हुए हमने विदर्भ तक सीमित किया है। तो मुझे लगता है कि आपके मार्फत ये सब बातों के लिए, सहयोग के लिए आप भी सहयोग करें, यही आपसे अनुरोध है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.